आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि जान रहे हैं कि HMIS का पोर्टल जो है वो लाइव हो चुका है, तो हम लोग आज शुरुआत करते हैं HMIS का पार्ट 3, जो कि हमने आपसे वादा किया था कि मैं अगले 1 से 2 दिन के अंदर प्रेजेंटेशन के माध्यम से HMIS का जो न्यू फॉर्मेट का इंडिकेटर है उसके बारे में मैं डिटेल आपको बताऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था लाइव डाटा एंट्री कैसे किया जाता है पोर्टल पे, ठीक है। तो आज हम लोग प्रेजेंटेशन के माध्यम से पार्ट 3, ये तीसरा पार्ट हम लोग देख रहे हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसा कि आप पार्ट 2 में देखे होंगे, लास्ट में हम आपको बता रहे थे होम डिलीवरी, ठीक है, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का कहाँ पे एंट्री किए थे। तो जैसे यहाँ पे हमने 3 एंट्री किया था स्किलबर्ट SBA ट्रेंड में, और 4 जो है वो आपको अप्रशिक्षित दाई में एंट्री किए थे, और 10 जो है आपका संस्थागत में यहाँ पे एंट्री किए थे हम, ठीक है। तो टोटल मेरा डिलीवरी हो गया था 17, ठीक है। ये दोनों को जोड़ दिए और इसको जोड़ दिए तो टोटल हो गया था मेरा 17, और यही 17 को हमने क्या किया था, एज वाइज ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। ये हमने पार्ट 2 में आपको बताया था HMIS के। तो यहाँ तक हम आपको बता चुके हैं। अब इसके बाद यही डाटा पे हम आपको आगे लेके चलते हैं अगले प्रेजेंटेशन पे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग अब लाइव बर्थ के बारे में देखेंगे, जो डिलीवरी का रिपोर्ट किए हैं हम लोग। रिपोर्ट हम लोग किए थे होम डिलीवरी में 7 और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में 10, ठीक है। दोनों मिला के आपका 17 हुआ था। तो अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि ये 7 में कितना जीवित जन्म है पुरुष में और कितना है स्त्री में, यानी कि हमको यही 10 और 7 को अलग अलग करके, ठीक है, यदि आपके संस्थान में हुआ है, जैसे 10 मेरा संस्थान में हुआ, तो इस 10 में से हमको ये बताना है कि कितना मेल था कितना फीमेल था। तो जैसे यहाँ पे मेरा मान लीजिए कि मेल था 8 और फीमेल था 2, ठीक है। ये हमने इसको अलग अलग कर दिया। उसी तरह ये 7 में कह रहा है कि कितना मेल था कितना फीमेल था। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं 2 मेल 4 फीमेल। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 6, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, ये 10 हुआ। तो अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ 10 हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें कोई स्टिल बर्थ नहीं है, ठीक है। स्टिल बर्थ मतलब होता है मृत जन्म, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब ये दोनों को जोड़ते हैं तो ये आपका क्या हो रहा है, जीवित जन्म। जीवित जन्म कितना हुआ 6, तो 6 हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक मृत जन्म है। तो अब आपको देखना है कि मृत जन्म जो यहाँ स्टिल बर्थ वाला कॉलम है, ठीक है, तो यहाँ पे तो दोनों का 0 0 हो जाएगा, चूँकि इंस्टीट्यूशनल में मेरा मृत जन्म नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको आउटरीच वाले में देखना है कि मृत जन्म किस में आता है, फ्रेश वाले में आता है या फिर मैक्रेटेड, ठीक है। इंट्रापार्टम और एंटीपार्टम किस में आ रहा है आपका, तो स्टिल बर्थ यदि फ्रेश में अभी जन्म हुआ है और तब मृत हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पे भर सकते हैं स्टिल बर्थ में। और यदि पहले से सड़ा गला हुआ बच्चा है, पहले से ही है, ठीक है, तो वो आपको इसमें भरेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपको देख लेना है कि स्टिल बर्थ जो हुआ है वो अभी का मृत जन्म है या फिर पहले से है, ठीक है। तो आपको जैसा भी डाटा वहाँ पे प्राप्त हो, जैसी भी सूचना प्राप्त हो आउटरीच से, ठीक है, तो वो डाटा आप यहाँ भर लेंगे। तो मान लीजिए कि मेरा जो ये स्टिल बर्थ था यहाँ पे जो हमने रिपोर्ट करना है मुझे, तो ये आपका इंट्रापार्टम था, यानी कि फ्रेश मृत जन्म था, ठीक है। एक चीज़ और जो हम यहाँ पे आपको बताएंगे वो ये कि टोटल लाइव बर्थ जो होगा, टोटल लाइव बर्थ जो होगा, ठीक है, जैसे टोटल लाइव बर्थ मेरा कितना था 4 2 6, और यहाँ पे 10 हुआ था, तो कितना लाइव बर्थ हुआ 16, ठीक है। स्टिल बर्थ कितना था 1, तो टोटल कितना हो गया 17, ठीक है। यानी कि मेल फीमेल लाइव बर्थ प्लस स्टिल बर्थ इक्वल्स टू टोटल बर्थ, ये होना चाहिए, ठीक है। ये फार्मूला हो गया।
इसके बारे में हम, यदि आपको कहीं दिक्कत हो तो एक बार फिर से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के, हम लिंक शेयर कर देंगे, आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जुड़ के आप वहाँ पे इसको क्लियर कर सकते हैं यदि कोई भी दिक्कत हो तो। ऐसे यहाँ पे कोई वैसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जीवित जन्म मेल, जीवित जन्म फीमेल दोनों को जोड़ के और प्लस स्टिल बर्थ तीनों को जोड़ देंगे तो मेरा टोटल डिलीवरी के बराबर होना चाहिए। जैसे टोटल डिलीवरी मेरा 17 हुआ था, ठीक है, तो मेरा टोटल लाइव बर्थ कितना यहाँ पे हमने दिया, टोटल 16 हुआ मेरा लाइव बर्थ और एक मेरा स्टिल बर्थ, तो टोटल कितना हो गया 17। तो ये आपका फॉर्मूला आप याद रखिएगा। विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम नहीं, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के आप हमारे साथ जो है यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट शेयर करके हमसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगला जो पार्ट है, गर्भपात के बाद MTP। यहाँ पे देखिए गर्भपात का एक कॉलम है सहज, मतलब अपने आप यदि हो गया, यदि गर्भपात का केस आपको कोई मिल रहा है तो आप यहाँ पे डाटा डाल सकते हैं, नहीं तो फिर 0 कर दीजिए। अब उसके बाद ये है कि गर्भपात के बाद MTP जटिलता पहचान की गई। यदि किसी भी तरह का जटिलता हो रहा है, यदि आप यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और यदि जटिलता आपको मिल रही है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं, नहीं तो फिर ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए जो आउटरीच वाला यहाँ पे कॉलम है ये आपका ब्लैंक किया हुआ है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आउटरीच वाले में आपको नहीं भरना है ये डाटा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे देखिए जो अगला पार्ट है वो है नवजात बच्चों का विवरण। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो मेरा बच्चे का जन्म हुआ है, यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में आपने 10 रिपोर्ट किया था, तो उस 10 में से यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है, कि जन्म के समय तौले गए नवजात शिशुओं की संख्या, ठीक है। तो 10 मेरा बच्चा जन्म हुआ था, 10 मेरा लाइव बर्थ है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 10 दे देंगे, ठीक है। और फिर अब आइए आउटरीच में। आउटरीच में मेरा कितना बच्चा है, टोटल तो 7 दिखाए थे, लेकिन 7 में क्या था, एक मेरा स्टिल बर्थ था, तो लाइव बर्थ मेरा कितना बचा 4 और 2, ठीक है, 2 मेल और 4 फीमेल यानी कि 6। तो हम क्या करेंगे 6 ही बच्चे का ना वजन लेंगे। क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ पे देखिए कि 2500 ग्राम से कम वजन वाले नवजात शिशुओं की संख्या, यहाँ पे आप इंस्टीट्यूशनल में देखिए 10 रिपोर्ट किए हैं, तो 10 में कह रहा है कि जो 2500 यानी कि 2.5 kg से कम कितने बच्चे हैं। तो यदि मान लीजिए कि आपके पास वो डाटा अवेलेबल है तो वो आप 2.5 kg से कम बच्चे का आप वजन करके यहाँ पे डाटा डालिए, ठीक है। तो जैसे मेरे यहाँ पे 0 हुआ और यहाँ पे मेरा 1 है, ठीक है। चलिए आगे है उपरोक्त में से 1800 ग्राम से कम वजन वाले बच्चों की संख्या, यानी कि ये तो हो गया 2.5 kg से, और यहाँ पे अब आपको देना है 1800 ग्राम कम। तो ये आप अपना मैनुअली ये डाटा तो आप वजन करने के बाद ही डालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फ़िलहाल हम 0 करके आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद है जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराने वाले नवजात शिशुओं की संख्या। ये ब्रेस्ट फीडिंग का है, तो आप देख लीजिएगा कि कितना रिपोर्ट आपका, जैसे यहाँ इंस्टीट्यूशनल में है 10, तो आप 10 में से 10 यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको फिर देखना पड़ेगा कि होम डिलीवरी के केस में 1 घंटे के अंदर कितने का रिपोर्ट आ रहा है। यदि मान लीजिए मेरे पास 4 का रिपोर्ट आ रहा है तो हम 4 यहाँ पे भर देंगे। अब उसके बाद है सुविधा से छुट्टी पाने वाले नवजात शिशुओं को अस्पताल से छुट्टी मिलने तक विशेष रूप से स्तनपान कराया गया था। तो ये सिर्फ आपका कहाँ भराएगा, अस्पताल वाला यहाँ पे कॉलम है, तो सिर्फ ये अस्पताल यानी कि फैसिलिटी वाला जो कॉलम है उसमें ही सिर्फ हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किसको विशेष रूप से, मतलब जिसको एकदम ज़रूरी था, ठीक है, कि उसको स्तनपान कराया गया था विशेष रूप से, वो आप अपना 10 में से डाटा देख लीजिएगा कि कितने बच्चे को जब तक उसको डिस्चार्ज नहीं किया गया था विशेष रूप से स्तनपान कराया गया था। तो मान लीजिए कि वैसा कोई कमज़ोर नवजात शिशु है जिस पे अधिक वहाँ पे दिक्कत हुआ होगा, और वैसा केस कितना होगा, आपको 10 में से 1 या 2 बच्चे का वैसा हो सकता है, तो वो आप देख लीजिएगा कि कितना डाटा है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे भर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको 0 कर सकते हैं। तो ये है मेरा आपका लाइव बर्थ, ठीक है, और उसके बाद गर्भपात और फिर नवजात शिशुओं का विवरण, ठीक है।
तो अब यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ आप याद रखिएगा कि टोटल डिलीवरी बराबर होगा मेल लाइव बर्थ प्लस फीमेल लाइव बर्थ प्लस स्टिल बर्थ। ये तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल डिलीवरी के बराबर होना चाहिए, और जितना लाइव बर्थ होगा उतने का हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि स्टिल बर्थ को भी हम लोग वेट में नहीं जोड़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिर अगला हम लोग इंडिकेटर देखते हैं। HMIS के अंदर जो एक नया इंडिकेटर आपको जोड़ा है वो है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK। तो यहाँ पे आपको ये डाटा आप अपने जो भी RBSK टीम है उनसे भी संपर्क करके आप ले सकते हैं HSC वाइज, चूँकि उनके पास सारा लाइन लिस्टिंग रहता है। तो यहाँ पे आपको RBSK में 2 इंडिकेटर का डाटा भरना है। जन्म के समय 200 के लिए जांचे गए नवजात शिशुओं की संख्या। ठीक है, जन्म के समय यदि किसी भी तरह का बच्चे में प्रॉब्लम है तो उसके लिए जो बच्चे का उन्होंने जांच किया उनकी संख्या, और उसमें दूसरा है आपका दिखाई देने वाले जन्म दोषों जैसे न्यूरल ट्यूब दोष, डाउन सिंड्रोम, कटे होठ, तालु, क्लब फुट और विकासात्मक सहित के साथ पहचान किए गए नवजात शिशुओं की संख्या। तो ये आपको आप RBSK टीम से संपर्क कर लीजिएगा, ये डाटा आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ के RBSK टीम में जो हमारे फार्मासिस्ट रहते हैं, फिर ANM रहती हैं, उनसे आप संपर्क करके आप ये डाटा प्राप्त कर सकते हैं। तो RBSK का यहाँ पे 2 इंडिकेटर है जो कि एकदम बिल्कुल नया है, और ये डाटा आपको इस बार नए फॉर्मेट में भरना है। ठीक है, HMIS के नए फॉर्मेट में एनीमिया मुक्त भारत से संबंधित बहुत सारे इंडिकेटर को इस बार जोड़ा गया है। पहले सिर्फ 1 या 2 इंडिकेटर था, लेकिन इस बार बहुत सारे इंडिकेटर को एनीमिया मुक्त भारत से रिलेटेड इसमें HMIS के नए फॉर्मेट में जोड़ा गया है। तो इस पे आप लोगों को काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, और इसके लिए आपको एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम का जो भी आपके पास लिफलेट होगा वो देख लीजिएगा कि किसको कौन सी गोली दी जाती है। जैसे आपका 6 से 59 इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इंडिकेटर वाइज है आपका। यहाँ पे देखिए 20 से 49 वर्ष जो गर्भवती नहीं है और जो स्तनपान कराने वाली महिला नहीं है, उनको 4 रेड आयरन फॉलिक की गोलियां दी जाती हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी है ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये है आपका 6 से 59 महीने उम्र के बच्चे जो भी हैं उनको IFA सिरप दिया जाता है 8 से 10 खुराक। तो इसकी कितनी संख्या है आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, IFA सिरप जो आपको वेडनेसडे और उसके 3 दिन के बाद शायद सैटरडे को दिया जाता है। तो ये आप ये कवरेज का जो रिपोर्ट है IFA से संबंधित, IFA सिरप से संबंधित, ये कवरेज का रिपोर्ट आप ले लीजिएगा आशा से या फिर आंगनवाड़ी सेविका से, या फिर ANM खुद इस चीज़ को ट्रैक करती हैं। तो ये IFA कवरेज है आपका, जिसमें कि पहला था 4 रेड आयरन फॉलिक, किसको देना था? जो गर्भवती नहीं है और जो स्तनपान कराने वाली महिला नहीं है उनके लिए था, और 6 से 59 माह के बच्चे जिनके लिए IFA सिरप था उसकी संख्या। तो ये यहाँ पे आप नंबर अपने अनुसार जो जितना भी आप खपत है वो डाटा देख लीजिएगा। उसके बाद अगला है साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड IFA पिंक। तो यहाँ पे है आपका साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड IFA पिंक प्रदान किए गए 5 से 9 वर्ष के बच्चों की संख्या, 1 महीने में कितनी गोलियाँ दे रहे हैं आप टोटल अपने HSC पे, तो वो डाटा यहाँ पे आपको भरना है। ठीक है, उसके बाद है स्कूल ना जाने वाले बच्चों की संख्या, एज ग्रुप वही है 5 से 9 वर्ष IFA पिंक टेबलेट के लिए। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया है, IFA सिरप किसको देना है, IFA पिंक टेबलेट किसको देना है, IFA का जो ब्लू टेबलेट होता है वो किसको देना है। ठीक है, तो ये सभी आपका जो IFA का है ये एनीमिया मुक्त भारत से संबंधित है। इसको हम यहाँ पे डिटेल नहीं बता सकते हैं, क्योंकि एनीमिया मुक्त भारत वाले प्रोग्राम में यदि हम अभी बताने लगे तो फिर HMIS के बहुत सारे इंडिकेटर को हम आपको नहीं बता पाएंगे।
तो आप एनीमिया मुक्त भारत से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है उसको एक बार देख लीजिएगा। नहीं होगा तो मैं अलग से इस पर एक प्रेजेंटेशन आपको बना के शेयर कर दूंगा। तो चलिए यहाँ पे फिर देखते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र का है, तो ये आप डाटा दे दीजिएगा कि कितने को आपने दिया है। ठीक है, अब है एनीमिया का पहचान और इलाज से रिलेटेड है। ठीक है, ये है स्कूल ना जाने वाली, बस ये सब में कोई लॉजिक नहीं है, बस आप पढ़िएगा और वो डाटा को देना है। स्कूल ना जाने वाले किशोरी एज ग्रुप है 10 से 19, एनीमिया से पीड़ित होना चाहिए, पीड़ित हो, और उसका HB जो है 8.1 to 11.1। तो ये डाटा आप यहाँ पे भी भर सकते हैं, संस्था में भी और आउटरीच में भी। उसके बाद है एनीमिया से पीड़ित स्तनपान कराने वाली महिला, ठीक है, माताएं, जिसका बच्चा आपका 0 से 6 महीने तक का है, उसका यहाँ पे आप डाटा भर सकते हैं। उसके बाद है प्रजनन आयु की महिलाओं की संख्या जो गर्भवती नहीं है और स्तनपान कराने वाली नहीं है, 20 से 49 वर्ष, उसमें यदि एनीमिया का कोई लक्षण है तो वो डाटा आप यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपको एज वाइज आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा सभी इंडिकेटर को, और इसमें कोई दिक्कत मेरे अंदाज से नहीं होना चाहिए, बशर्ते आपका एनीमिया मुक्त भारत का कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर अगले इंडिकेटर पे चलते हैं। अगला जो इंडिकेटर है वो आपका एनीमिया से संबंधित है, लेकिन इस बार है गंभीर एनीमिया। इससे पहले में हम लोग भरे थे हल्के और मध्यम। ठीक है, तो ये सब सारा आप पढ़ के डाटा जो भी एज वाइज है और जिस कैटेगरी में डाटा मांग रहा है वो डाटा आप आउटरीच का और सॉरी ये आपका आउटरीच, ये आपका फैसिलिटी का कॉलम है, ये आउटरीच का कॉलम है, तो इसमें आप भर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका एनीमिया से रिलेटेड हो गया। उसके बाद है हल्के और मध्यम एनीमिया के निदान वाले लाभार्थियों को उपचार पे रखा गया। तो उपचार पे हम लोग कहाँ रखेंगे? सिर्फ फैसिलिटी में, तो यानी कि आउटरीच वाले को ये डाटा नहीं भरना है। ठीक है, इसलिए ये यहाँ से यहाँ तक ब्लैंक किया गया है। ठीक है, क्योंकि उपचार पे जब भी रखेंगे तो वो कहाँ पे रखेंगे? आप क्या कीजिएगा, आउटरीच से सिर्फ यहाँ पे रेफ़र कर दीजिएगा आप पेशेंट को। ठीक है, और अपने जो भी एनीमिक वाला रजिस्टर है उसमें आप दिखा दीजिएगा कि मेरे पास जो लाइन लिस्टिंग था हमने उसको रेफ़र कर दिया अपने से उच्च संस्थान वाले के पास। तो यहाँ पे आपका देख लेंगे कि स्कूल में एनीमिक बच्चों की संख्या 5 से 9 वर्ष जिन्हें इलाज के लिए रखा गया। आप देख लीजिएगा, ये सब तो डाटा पढ़ के खुद ब खुद आप ये डाटा यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, स्कूल में एनीमिया से पीड़ित किशोरी जो 10 से 19 वर्ष की संख्या जिसको उपचार पे रखा गया। ठीक है, स्कूल ना जाने वाले किशोरी की संख्या 10 से 19 वर्ष, खून की कमी का इलाज कराने की संख्या। ठीक है, उसके बाद एनीमिक इन स्कूल किशोर लड़कों जैसे 10 से 19 वर्ष की संख्या जिसका इलाज किया गया। एनीमिक स्तनपान कराने वाली माताओं की संख्या 0 से 6 महीने के बच्चे जिनका हो की संख्या जिनको इलाज के लिए रखा गया। और उसके बाद प्रजनन आयु एनीमिक महिलाओं की संख्या गैर गर्भवती और गैर स्तनपान कराने वाली 20 से 49 वर्ष जिसको हम लोग उपचार पे रखे हैं अपने संस्थान में। ठीक है, तो आप यदि अपने फैसिलिटी में संबंधित को रखे हैं उपचार के लिए, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आप यहाँ पे संस्थान वाले कॉलम में डाटा भर सकते हैं। तो ये सारा डाटा है जो कि आप खुद से पढ़ के और इसको भर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं।